आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के चैप्टर 10 के नोट्स को कवर करेंगे एंड डेमन शो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के चैप्टर 10 का नेम है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। यानी कला यानी जो आर्ट्स होती है उसके हिसाब से हमारी जो वर्ल्ड है वो कैसे चेंज हुई, हमारी दुनिया कैसे चेंज हुई, चलिए जानते हैं। इतिहास से लेकर अभी तक की बात होगी कि किस तरीके से जो आर्ट्स हैं वो चेंज होती गई, जो कलाएं हैं, जो चित्र हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके से बनना शुरू हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी कलाकृति यानी किसी भी आकृति या किसी भी पेंटिंग को देखते हो, किसी पेंटिंग, मूर्ति, शिल्प आदि को देखते हैं तो संभवतः यह बात साफ दिखाई नहीं देती कि ज़्यादातर दूसरी चीज़ों की तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है। यानी आप अभी की आर्ट्स देखो और पहले की आर्ट्स देखो, अभी के घर देखो और पहले के घर देखो, सिंपल से समझ में आया ना कि जो अपना एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से आपको दिखता है कि ये चीज़ कौन से ज़माने में बनी है, ठीक है। और संभव तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप जो देखते हैं वही आपके विचारों को प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव आए और ये बदलाव उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास से किस तरह जुड़े हुए हैं। यानी हम औपनिवेशिक काल, जब अंग्रेजों का काल था, औपनिवेशिक का मतलब होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के ऊपर शासन या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती शासन औपनिवेशिक शासन कहलाता है। तो औपनिवेशिक काल क्या होता है? जब अंग्रेजों का काल था, ठीक है, अंग्रेजों का समय था, तो अंग्रेजों के समय के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव आए, यानी अंग्रेजों ने हमारे भारत को किस तरीके से प्रेजेंट किया, उसके किस तरीके से चित्र बनाए, यहाँ इस चैप्टर में हम सारी चीज़ जानेंगे। चलिए, यहाँ दिया है औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। यानी कई सारी शैलियाँ यूज़ की गई, कई सारी नई सामग्रियाँ और तकनीकें इसमें मतलब जो भी आर्ट्स बनाई गई उसमें यूज़ की गई। इन्हें भारतीय कलाओं ने संभ्रांत और जनसाधारण दोनों हलकों के अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजारों के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। यानी उन्होंने क्या, लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाई। आप पाएंगे कि जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उसी काल में हुआ था जिसका हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। यानी अभी जो आप कुछ मूर्तियां देखोगे वो मूर्तियां पहले औपनिवेशिक काल में बनी थी, तो आपको ऐसा लगता भी नहीं होगा कि ये मूर्ति कितने पुराने, मतलब ये जो मूर्ति बनाने की कला है कितनी पुरानी होगी या इस तरीके की मूर्ति कितने पुराने टाइम से बनती हुई आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम जानेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए बुर्जियों, मीनारों और मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें, कोई मनोहारी भूदृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थ परक मानव छवि या किसी देवी देवताओं की तस्वीर, मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में छपी गई तस्वीरें आदि इसी तरह के उदाहरण हैं। मतलब आपने गुंबज वगैरह देखे होंगे या अभी ऐसे पुराने घर देखे होंगे, दिल्ली गए होंगे आपने तो वहाँ पर दिल्ली का किला देखा होगा, ताजमहल देखा होगा। तो वो आर्ट्स किस तरीके से बनी होती हैं आप देख के ही बता सकते हैं कि कितनी पुरानी होगी। यानी अभी के टाइम में तो ऐसी आर्ट्स नहीं बनती। अगर आप जाओगे, मैंने भी रिसेंटली उदयपुर विजिट किया था, तो वहाँ पर जो महाराणा प्रताप है ना, उनके वंशज रहते हैं वहाँ पर अभी भी। तो उनकी प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी, हम सोच भी नहीं सकते। अभी भी वैसे ही सैनिक उनके घर के सामने खड़े होते हैं, अभी भी वैसे ही बंदूकें लेके खड़े होते हैं। तो जब आप जाके खुद देखोगे ना वहाँ पे, तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि अभी भी ऐसे लोग जिंदा है। तो उनके जो वंशज जिंदा हैं, अभी भी उसी तरीके से आर्ट से उनके घर बने हुए हैं, वैसी ही कलाकृति की हुई हैं। तो ये हमको दर्शाते हैं कि ये जो बनाने की तकनीक है ये कितनी पुरानी है, ठीक है। यहाँ दिया है, इस इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से पेंटिंग और छापे बनाने से संबंधित तकनीक में आए बदलावों पर विचार करेंगे। यानी अगर हम इस हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो हम क्या पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे कि पेंटिंग्स कैसे चेंज हुई। चलिए जानते हैं। इससे पहले ये डायग्राम देख लो, दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र। ये जो डायग्राम है ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है कि ये कितना पुराना चित्र है, ठीक है। यहाँ लिखा है साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप।
18वीं सदी से यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत आने लगे। यानी जब 18th सेंचुरी का टाइम था तो बहुत सारे अंग्रेज व्यापारियों के साथ में कौन आ रहा था, बहुत सारे यूरोप के कलाकार, यानी जो आर्ट्स बनाते थे। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियों और नई परंपरा भी अपने साथ लाए। यानी भारत के तो बनाते थे, उसके साथ साथ में कुछ विदेशी कलाकार भी आए जो अपनी कलाएं, नई कलाएं अपने साथ लेकर आए। उन्होंने इस तरह की तस्वीरें बनाई जो यूरोप में बेहद लोकप्रिय हुई और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका अदा की। यानी पश्चिम में जो भी इमेज बनी अपने भारत की, वो इन तस्वीरों के थ्रू बनी। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पे दिया है, यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए। यह विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आंखों से चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए। यानी कलाकार जो बनाएंगे वो असली और जीवंत दिखना चाहिए। देखो, यथार्थवाद यानी जैसा दिख रहा है वैसा ही उस चित्र को बनाओ, ठीक है। मतलब जैसा आप दुनिया को देख रहे हो, जैसा आप देख रहे हो कि अभी की अपनी स्थिति कैसी है संसार की, ठीक है, आपके घर का रास्ता कैसा है, तो वो जिस तरीके का रास्ता है उसी तरीके के आप रियल इमेज बनाओ, ठीक है। ऐसा था यह विचार, इस मान्यता पर आधारित था। मतलब उनका ये विचार था कि कलाकार को अपनी आंखों से चीज़ों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत यानी जैसा है वैसा के वैसा चित्रित करना चाहिए। आगे दिया है यहाँ पर, यूरोपीय कलाकार तेल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए। अब ये तेल चित्र तकनीक क्या थी? इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीक से बहुत परिचित नहीं थे, यानी पहले उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तेल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफ़ी मदद मिली। भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार, यानी जो भी यूरोपीय कलाकार भारत आए थे, एक जैसी चीज़ों से प्रभावित नहीं थे। जिन्होंने जिन विषयों पर तस्वीर बनाई वे अलग अलग थी, परंतु प्रायः इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता था। यानी ब्रिटेन की जो संस्कृति है, उसके जो लोग हैं, उनको उस तस्वीरों में श्रेष्ठ दिखाया जाता था, यानी अच्छा दिखाया जाता था। आइए साम्राज्यवादी कला के कुछ मुख्य रुझानों को देखें। यानी अब हम जानेंगे कि ये जो कला थी इसमें किस तरीके का आर्ट्स यूज किया जा रहा था। तो मतलब वो चीज किस तरीके से बनाते थे, अपने भारत को किस तरीके से प्रेजेंट करते थे, तो चलिए सब जानते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मनोहारी दृश्यों की चाह। यानी मतलब मनोहारी दृश्य जो मन को लुभाते हैं। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्य को चित्रित करने की थी। यानी मतलब उस टाइम पर कैसे चित्र बनाए जा रहे थे जो मन को अच्छे लगते हैं। यहाँ मनोहारी का क्या अर्थ है, मतलब यहाँ पर किस तरीके के मनोहारी चित्र की बात की गई है। दरअसल इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी। इसका भूदृश्य उबड़ खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। यानी मतलब ऐसा वो भारत को प्रेजेंट करना चाह रहे थे जो उबड़ खाबड़ तरीके से दिखे, क्योंकि भारत की हालत पहले कुछ ऐसी ही थी। थॉमस डैनियल और उनके भतीजे विलियम डैनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। वे 1785 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे। किसकी बात हो रही है? थॉमस डैनियल और उनके भतीजे विलियम डैनियल की। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के नवजीवित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई। यानी ब्रिटेन के कुछ ऐसे प्लेसेस की उन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव इमेजेस निकाली। कैनवस पर बने उनके विशाल तेल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। यानी कुछ ऐसे लोग थे जो उन आर्ट्स को परचेस करना चाहते थे, उनके सामने उन्हें शो किया गया। उनके उत्कीर्ण चित्रों एवं एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। चित्र 2 डैनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नए नाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड चित्र में, इसमें भारत को किस तरीके से लोकेट किया गया है। जो उबड़ खाबड़ मैंने आपको बताया था कि ये भारत को इसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे। यहाँ पर लिखा है गाजीपुर में गंगा किनारे स्थित खंडहर। यानी उस खंडहर को किसके द्वारा बनाया गया? थॉमस डैनियल के द्वारा। यहाँ पर लिखा है इनमें एक जमाने की भव्य इमारतों के खंडहर दिखाई दे रहे हैं। ये इमारतें अतीत के वैभव की याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष है जो अब नष्ट हो चुकी हैं।
चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। यानी भारत को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस भारत में कुछ भी नहीं है। अब जब अंग्रेजों का शासन आएगा तो ये भारत ही डेवलप होगा, मतलब भारत तभी डेवलप होगा। तो आप चित्र 3 में देखेंगे कि अब भारत को किस तरीके से दिखाया गया है। यानी आपको समझ में आ गया अंग्रेज की क्या पॉलिसी थी या वो क्या भारत को प्रेजेंट करना चाह रहे थे। पहले वो भारत को पूरा खंडहर दिखाते थे जब नए नए थे, और फिर उन्होंने ये समझाया कि ब्रिटिश लोगों के आने के बाद में भारत कितना डेवलप हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट पेज पर अगर पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का यह विचार डैनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं सदी के आखिरी दिनों के कलकत्ता की असंख्य तस्वीरों में बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। यानी उस टाइम कलकत्ता की ऐसी बिल्कुल ऐसा व्यू दिखाया गया कि कलकत्ता इतना डेवलप हो गया। यहाँ पर आप देखें कलकत्ता स्थित क्लाइव स्ट्रीट है, जो इमेज किसके द्वारा बनाया गया, डैनियल बंधु थे, यानी जो दोनों भाई थे उनके द्वारा। यहाँ लिखा भी है कि इन तस्वीरों में आप एक नया कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें और यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे हैं। यानी इसमें नए साधन दिख रहे हैं, नई सड़कें दिख रही है अच्छी चौड़ी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक अच्छे डेवलप एरिया को लोकेट करती हैं। आगे दिया है इसमें सड़कों पर जीवन और गहमागहमी है, इसमें नाटकीयता और उत्तेजना है, यानी कितना लोगों के अंदर क्रेज है काम करने का। चित्र 2 और 3 को गौर से देखिए, इनमें आप देख सकते हैं कि डैनियल बंधुओं ने परंपरागत भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया है। सिंपल सा समझ में आ गया इस लाइन से, जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया वही बात इसमें बताई है कि डैनियल बंधुओं ने क्या किया, जो परंपरागत भारत है उसकी स्थिति को चित्र 2 में बताया है, और ब्रिटिश भारत है जब अंग्रेजों का रूल यहाँ पर हो रहा था उस भारत को किस तरीके से बताया है। तो ये इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस उन्होंने लोकेट किया अपने चित्रों के माध्यम से, वो ब्रिटिश भारत को अच्छा बताना चाह रहे थे। चित्र 2 में भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक, परिवर्तनहीन और गतिहीन बनाया गया है। यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो ऐसा भारत था, जिसमें कोई गतिहीन नहीं है, कोई आधुनिकता नहीं है, वो ऐसा भारत था। उसमें फकीर, गाय और नदी में चलती नौकाएं दिखाई दे रही हैं। इसके विपरीत चित्र 3 में ब्रिटिश शासन के तहत यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान आधुनिकीकरण की छवि दिखाई देती है, और इसमें तेजी से होने वाले बदलावों पर जोर है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है प्राधिकरण का चित्रण। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। देखो रूप चित्र क्या होता है, किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाता हो, यानी रूप चित्रकारी, यानी उसका जो फेस के एक्सप्रेशन है उसी तरीके से उस मूर्ति को बनाना या उस चित्र को बनाना। ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदमकद आकार के बड़े होते, उनका जो साइज होता था वो बड़ा होता था। किसका? औपनिवेशिक रूप चित्र जो थे वो जो अंग्रेजों के चित्र थे वो, और बिल्कुल सच्चे लगते थे वो चित्र। रूप चित्रण की यह नई तकनीक या नई शैली साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब को दर्शाने का भी आदर्श साधन थी। यानी उस टाइम की जीवन शैली को और ऐश्वर्यपूर्ण यानी जो धन संपदा होती है उसको शो करने के लिए ये जीवन शैली या ये जो रूप चित्रकला है ये यूज की गई। नाउ इसके नेक्स्ट पेज पर दिया है, जैसे जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारे यूरोपियन रूप चित्रकार लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। यानी जैसे जैसे फेस एक्सप्रेशन के चित्र ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे थे, उस हिसाब से लोग जो यूरोपीय चित्रकार थे वो अपने भारत में आने लगे। योहान जोफानी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। देखो इनका नाम अगर आता है योहान जोफनी कौन था, तो ये एक यूरोप से आने वाला प्रसिद्ध चित्रकार था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और बाद में वे इंग्लैंड जाकर बस गए। इनके बारे में अगर दिया है तो कहीं पूछा जा सकता है। 1780 के दशक के मध्य में वे 5 साल के लिए भारत आए थे। चित्र 4 और 5 जोफनी द्वारा बनाए गए रूप चित्र के 2 उदाहरण हैं। देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम।
इसमें आप भारतीय नौकरों और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लोन को भी देख सकते हैं। इसमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में दिखाया गया है। वे अपने गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालिकों के अंदाज में दिखाया गया है। यानी अंग्रेजों को अच्छा बताया गया है और जो भारतीय हैं उनको एक मतलब काम करने वाले इंसान के रूप में दिखाया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं या दम्भ पूर्वक बैठे हुए हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग ऐसे चित्रों में केंद्र में कभी नहीं घूमते, यानी मतलब जो बीच सेंटर में है, कभी बीच सेंटर में उनका इमेज नहीं दिखेगा। वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देंगे, यानी गंदी जमीन पर बैठे हुए। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल तेल रूप चित्र बनवाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों अंग्रेजी है और साइड में अपना जो भारतीय लड़की है वो पंखा लेकर खड़ी है इनके हवा करने के लिए। सेकंड चित्र में भी आप देखोगे तो जो भारतीय हैं वो काम करने वाले कपड़ों में हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके पानी भर रहे हैं, और ये जो अंग्रेज है ये सारे मतलब एक विलेज सेंटर में बैठे हैं। अब अगर ये जाने कि ये दोनों है कौन, तो गवर्नर जनरल हेस्टिंग और उसकी पत्नी का ये एक चित्र बनाया गया है। किसके द्वारा? जोफनी के द्वारा, योहान जोफनी के द्वारा। ये सेकंड वाला कलकत्ता के ओरियाल एवं डैशवुड परिवारों का चित्र है और ये चित्र भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। थॉमस डैशवुड का विवाह शॉर्लेट लुजिया ओरियाल के साथ हुआ था और इस चित्र में उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की खातिरदारी करते हुए दिखाया गया है। और खातिरदारी कौन कर रहे हैं? अपने भारतीय इंसान। नेक्स्ट पेज पर दिया है, आप देख चुके हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिडेंट तैनात किए और राजाओं की ताकत को नजरअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासतों का शासन नियंत्रित करने लगे थे। यानी आपने देखा था जब कंपनी अपने भारत में एक फैक्ट्री खोलती है तब सिर्फ वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। उसके बाद में किस तरीके से वो सारे राज्यों पर कब्जा करने लग जाती है, क्षेत्रों पर कब्जा करने लग जाती है और फिर अपने रेजिडेंट भी तैनात करने लगती हैं। कुछ नवाबों ने इन दखल अंदाजी का विरोध भी किया था, आपने देखा था पहले, जबकि कुछ ने अंग्रेजों की राजनीति और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। वे अंग्रेजों के साथ मेलजोल चाहते थे और उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इसी तरह के एक नवाब थे, मतलब जिन्होंने अंग्रेजों को एक्सेप्ट किया। 1770 के दशक में अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए। यानी वो किस पर डिपेंड थे? उनका मतलब जो भी लाइफ चलाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पेंशन देती थी उस पर। परंतु इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विलिसन नाम के दो यूरोपीय कलाकार को अपने रूप चित्र बनाने का जिम्मा सौंपा। ये पेंटिंग्स इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेंट की। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, मतलब उनके पास जितनी भी सत्ता थी वो सारी किसको दे चुके थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को। परंतु इन रूप चित्रों में वह खुद को एक शाही और रोबीले अंदाज में दिखाकर खुश हो सकते हैं। यानी इसमें वो किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक अच्छे शासक की तरह। चित्र 6 में विलिसन द्वारा बनाए गए उनके चित्र को देखिए, आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं, अपने शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह दर्शाया है। ठीक है, तो ये चित्र आप देखो मोहम्मद अली खान का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है इतिहास को चित्रित करना। साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता है। यानी जो इतिहास का चित्र होते हैं इस वाली श्रेणी को ये नाम दिया गया। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। यानी नाटक के थ्रू ब्रिटिश शासन जो भी था उसको दर्शाया गया। 18वीं सदी के आखिरी में और 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नज़र से देखा जाता था और वह काफ़ी लोकप्रिय थी। यानी अगर आपसे चित्रकारी के बारे में थोड़ा भी क्वेश्चन बने तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि उस टाइम की चित्रकला की क्या दशा थी। ठीक है, अंग्रेजों में मतलब भारत में अंग्रेजों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। यानी भारत में अंग्रेजों की जीत जिस तरीके से हुई वो क्या है, ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। यानी वो उसको बनाते थे। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरे और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्यवाही की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। यानी ब्रिटिशों की अच्छी इमेज बनाते थे। इन तस्वीरों में भी अंग्रेजों का यशगान होता था। उनकी सत्ता, उनकी विजय, उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। यानी मतलब उनका किस तरीके से उनकी शाही शौकत जो लाइफ थी उसको प्रेजेंट किया जाता था। इन इतिहास
चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसीसी हेमन के द्वारा बनाया गया था, जिसे लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया है। मतलब सब उसको देख सकते हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन। ठीक है। अंग्रेजों ने कुछ ही समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था। ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था। अंग्रेजों को यह जीत साजिश से मिली थी। यानी साजिश कैसे की थी? उन्होंने मीर जाफर को लालच दिया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें मुर्शिदाबाद का नवाब बनाएंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि यह जीत अंग्रेजों को साजिश से मिली थी, यानी साजिश करके। और साजिश में मदद देने वाले गद्दार मीर जाफर को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया था, यानी उसको बाद में नवाब बनाया गया। हेमन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया। इसमें मीर जाफर उनके सैनिक द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की आगवानी का दृश्य दिखाया गया। आगवानी यानी जब वो आए थे, यानी देखो यहाँ पर लिखा है क्लाइव मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर से मिलने आए, यानी जब वो मिलने आए थे, जब उनकी आगवानी हुई थी। तो इस दृश्य को किसने बताया? फ्रांसीसी हेमन ने। नेक्स्ट पेज पर दिया है ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न सेरिंगापट्टनम, जो भी श्रीरंगपट्टनम है, के युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। यानी वहाँ पर जो भी युद्ध हुए थे उसमें आप इस तरीके के चित्रों को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों से सबसे बड़े शक्तिशाली दुश्मन थे। यानी टीपू सुल्तान अंग्रेजों के एक बहुत बड़े शक्तिशाली दुश्मन थे। आखिरकार 1799 में जो श्रीरंगपट्टनम की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी उसमें उनकी हार हुई। चित्र 8 में आप देख सकते हैं कि चित्रकार ने युद्ध के दृश्य को किस तरह दिखाया है। इसमें अंग्रेज टुकड़ियां किले पर चारों तरफ से धावा बोल रही हैं। अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। जो अंग्रेज सिपाही हैं वो टीपू के जो सिपाही हैं उनको काट रहे हैं। यह चित्र जबरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है। यह पेंटिंग इस घटना को नाटकीय रंग में पेश करती है और अंग्रेजों की जीत का गौरवान करती है। यानी उसको किस तरीके से नाटकीय दृश्य में दिखाया गया है और ये चित्रकारी का गुणगान कर रही है अंग्रेजों की जीत का। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतह की लोक स्मृतियां गाड़ने का भी प्रयास किया। यानी वहाँ जिस टाइम का प्रेजेंट इतिहास को बताती हैं, तो प्रेजेंट इतिहास को लेकर इंसानों की यही सोच बने। उनकी कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेजों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रहे। यानी अंग्रेज किस तरीके से भारतीयों से जीत रहे थे, ये उनकी स्मृति में, यानी भारतीयों की स्मृति में रहना चाहिए। उनका मानना था कि इस तरह से वे अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया है दरबारी कलाकारों का क्या हुआ। जो दरबारी कलाकार थे, जो पारंपरिक तरीकों से चित्र बनाते थे, उनका क्या हुआ। जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे, उनका क्या हुआ। भारतीय दरबारों में मौजूदा चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं पर किस तरह अपनी प्रतिक्रिया दी। यानी जो भी नई परंपरा सामने आई उस पर इन चित्रकारों, इन कलाकारों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसमें हम अब जानेंगे। विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझान देख सकते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने न केवल जंग के दौरान मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। यानी यहाँ मैसूर के टीपू सुल्तान की बात कही है कि वो अंग्रेजों से सिर्फ लड़े नहीं थे, उसके अलावा उन्होंने उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया था। वो स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते थे। यानी जो भी अपने भारत की परंपरा है उसको, मतलब श्रीरंगपट्टनम, आगे लिखा है श्रीरंगपट्टनम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र। देखो, भित्ति चित्र उनको कहते हैं जो चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं। चित्र 10 में इसी तरह के एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में 1780 में पोलीलोर में हुए उस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजी फौजों को धूल चढ़ाई थी। यानी इसमें टीपू सुल्तान की विजय का गुणगान किया गया है और काई पे बनाए गए चित्र पत्थर पे। नीचे लिखा है मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है। यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी कठपुतलियों को बिठा दिया। किसको बिठाया था? मीर जाफर को। पहले उन्होंने मीर जाफर को और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कार्य कला शैलियों को सीखे। देखो,
पहले उन्होंने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया, फिर मीर कासिम को। मीर जाफर क्या अपने तरीके से शासन करने लग गया था। वो बना किसके थ्रू था? अंग्रेजों के। मतलब अंग्रेजों ने उसको लालच दी थी कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें मीर जाफर यानी तुम्हें हम इससे मुर्शिदाबाद का नवाब बनाएंगे। पर मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद क्या किया? अपने तरीके से शासन चलाना चाहा, क्योंकि हर राजा चाहता है, हर नवाब चाहता है कि मतलब लोगों के बीच में उसकी इमेज अच्छी बने। तो इमेज अच्छी बनाने के लिए मीर जाफर ने अपने हिसाब से शासन चलाने का सोचा और फिर अंग्रेजों को ये चीज़ सही नहीं लगी तो उन्होंने मीर जाफर को शासन से हटाया और मीर कासिम को नवाब बनाया। तो मीर कासिम भी वापस यही करता है तो दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। आगे नेक्स्ट पेज पर दिया है कि चित्र 11 इस बात का उदाहरण है। यह ईद के एक जुलूस की तस्वीर है। 18वीं सदी के आखिरी में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघु चित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे। यानी यूरोपीय यथार्थवाद यानी यूरोपीय लोग जिस तरीके से चित्र बनाते थे। यथार्थवाद का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जैसे फेस के एक्सप्रेशन है, जैसे वहाँ की बिल्कुल आपको जो दिख रहा है वही आप बनाओगे। तो ऐसा ये वाली जो शैली थी, ये वाला जो तरीका था, ये भारतीय लोगों ने भी अपनाया। इस चित्र में उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि क्या होती है? एक ऐसा तरीका जिसके जरिए दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं और समांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन हो जाती थी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है जिसमें दूर की चीजें बनाती है। ठीक है, तो ये परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया जो नजदीक और दूर वाली चीजों के बीच दूरी का बोध देती है। यानी ये इतनी पास है और वो इतनी दूर है। चीजों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है। फिर आगे दिया है, साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। यानी भारत में जो अंग्रेज आए थे उनको ये समझ में आने लग गया था कि उपनिवेश यानी जो भारत है वहां पर हमारी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी इंग्लैंड में थी। लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीरें बनाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सके। वे भारत अपने जीवन की यादगार के तौर पर ऐसी चीजें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सके। यानी वो जब इंग्लैंड जाए, वो जब पश्चिमी देशों की साइड जाए तो वो ऐसी चीजें प्रेजेंट कर सके जिसमें वो भारत में अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्थानीय कलाकार स्थानीय पौधे और जानवरों की, ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की, त्योहारों और जुलूसों की, व्यवसायों और दस्तकारों की, जाति और समुदाय की पेंटिंग बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे, यानी जिसमें भी वो कलेक्शन करते थे। इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता है, परंतु सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे। यानी जितने भी कलाकार थे जो भी आर्ट्स वगैरह करते थे वो दरबारी चित्रकार नहीं थे। वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते थे। आइए देखें कि दरबार के बाहर क्या चल रहा था। अब हम जानेंगे कि दरबार के बाहर की क्या बात चल रही थी। मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पर दिया है, इस तरह की कंपनी पेंटिंग्स में लोगों को सपाट पृष्ठभूमि में दर्शाया जाता था। यानी सपाट पृष्ठभूमि बिल्कुल एक जैसी पृष्ठभूमि है, उसमें लोगों को बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। इन चित्रों में इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि ये लोग किस सामाजिक परिवेश में जीते हैं, काम करते हैं। यानी उन्होंने इस तरीके से चित्र बनवाए। बस इसमें पीछे का बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, बस वो लोग दिख रहे हैं। ठीक है, ये चित्र केवल ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करते थे जिनके जरिए विभिन्न लोगों और समुदायों को बाहर के लोगों आसानी से पहचान सकते थे। जिस तरह कंपनी में विभिन्न प्रकार के भारतीय पौधों, पक्षियों, पशुओं को दर्शाया जाता था, उसी तरह मनुष्यों को भी विभिन्न व्यवसायों, जातियों और संप्रदाय के नमूने के रूप में चित्रित किया गया। यहाँ पर अलग अलग समुदायों को इस तरीके से दर्शाया गया है बजाय उनकी पृष्ठभूमि को दर्शाए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में 3 युगल तंजौर इलाके के अलग अलग धार्मिक समुदायों को दर्शाया गया है। यानी ये पेंटिंग तंजौर की है जो एक कंपनी पेंटिंग द्वारा बनाई गई थी। फिर दिया है नई भारतीय लोक कला। 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। अब कौन सी नई लोक कला विकसित होती है, चलिए जानते हैं। बंगाल में कालीघाट स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। वहाँ के स्थानीय गांवों में रहने वाले खर्रा चित्रकार और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक नई कला शैली विकसित करने लगे। वे आसपास के गांवों से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए थे। स्टोरी समझ में आ रही है, काफी इजी लैंग्वेज में दी है। उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था।
नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे, नई इमारतों और सड़कों का निर्माण चल रहा था, नए बाजार खुल रहे थे। शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे, जहां आकर लोग काम कर सकते हैं और कमा खा सकते हैं। ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षण की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीर बनाते थे। कालीगढ़ जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। अब कालीघाट चित्रकार अपनी छवियों में उभरा पैदा करने लगे, यानी पहले वो सपाट चित्र बनाते थे, अब क्या करने लग गए, उन चित्रों को उभारने लग गए, यानी उभरा हुआ बनाने लग गए, जिसमें उनकी तस्वीरें त्रिआयामी दिखाई देने लगी, यानी मतलब 3D टाइप में थोड़ी। परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थपरक और जीवंत नहीं थी। यथार्थपरक यानी जैसी दिख रही है वैसी नहीं थी और बिल्कुल जीवंत नहीं लगती थी। दरअसल शुरुआती कालीगढ़ चित्रों में मुकर सुनियोजित यथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती थी, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थी। यानी इस शैली में क्या होता था, छवियों को विशाल और शक्तिशाली बताया जाता था, उनमें रेखाएं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया जाता था। अब हमने यहाँ पर एक खर्रा चित्रकार देखा था। कब खर्रा चित्र क्या होता है यहाँ पर दिया है, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, यानी एक लंबे रोल पर पेंटिंग बना दी जाती थी और उसे वापस फोल्ड भी किया जा सकता था। खर्रा चित्र कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में हम केवल खर्रा पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। नीचे दिया है इस चित्र जिसमें हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हनुमान और जम्बूवन के बीच युद्ध, कालीघाट पेंटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कलाकारों ने परंपरागत छवियों को भी आधुनिक रूप दे दिया है। इसमें हनुमान जूते पहने हुए हैं। इनका चलन 19वीं शताब्दी में बढ़ता जा रहा था, यानी 19वीं शताब्दी के दौरान ये जो जूते थे इसका चलन बढ़ रहा था और इन्होंने इसी रूप को मतलब हनुमान जी के पैरों में पहना दिया। फिर नीचे की लाइन रह गई थी, इसको पढ़ते हैं। 1840 के दशक के बाद कालीघाट कलाकारों में हम एक नया रुझान देखते हैं। क्या रुझान देखने मिलता है अब, जहां मूल्य मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे। ऐसे समाज में रहने वाले कालीघाट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया, यानी जिस तरीके से कल्चर चेंज हो रहा था उसके हिसाब से ये भी चेंज होना चाह रहे थे। ध्यान दिया और सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे, यानी अब इन्होंने कहीं पे चित्र बनाए जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उस पर। 19वीं सदी के आखिरी के बहुत सारे कालीघाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन नए बदलावों का उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतें में रंगे साहिबों की तरह सजे, सिगरेट पीते या कुर्सियों पर बैठे लोगों के इन नए शौकों का मजाक उड़ाते थे, यानी जिस तरीके से अंग्रेज रहते थे उनका मजाक इनके चित्रों में बनाया जाता था। उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे आमूल बदलावों के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। यानी किस तरीके से जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो अमीरों से परेशान हो रहे थे, इसका भाव व्यक्त करते थे वो अपने चित्रों के थ्रू। कालीघाट तस्वीरों में से बहुत सारी बड़ी संख्या में छापकर बाजारों में भी बेची गई। शुरुआती में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थी। कहीं पर लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उस पर इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते थे उन पर हाथ से भी रंग भर दिए जाते थे। इस तरह के ही ठप्पे से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी, यानी अब डेवलपमेंट देखने मिलता है। अब आती है प्रिंटिंग प्रेस, जिनमें और भी ज़्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे, यानी अब एक के अलावा और ज़्यादा प्रिंटिंग छापी जाने लगी। यानी हाथ से बना के कितना ही बना लेगा। अगर हाथ से आपको एक पेज लिखना है तो कितना ही लिख लोगे, टाइम लगेगा। अगर आपके पास फोटोकॉपी मशीन है तो उसके थ्रू आप एक पेज की कई सारी कॉपीज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इन तस्वीरों को बाजार में बहुत कम कीमत पर काफ़ी कम कॉस्ट में बेचा जाता था और यहाँ तक कि गरीब लोग भी इन्हें खरीद सकते थे। लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थी। मतलब सिर्फ जो कालीघाट चित्रकार थे सिर्फ वो ही नहीं बनाते थे,
दूसरे लोग भी बनाते थे। अक्सर मध्य वर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजारों के लिए चित्र तैयार किए। उन्होंने जीवन अध्ययन, तेल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिरी के कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। किसकी बात की गई है? कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो, जो कब लगाई गई थी? 19वीं शताब्दी में। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों की भी आदमक तस्वीरें बनाई जाती थी। ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती थी, यानी जैसी दिखता है वैसी ही। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में आकर्षक भूदृश्य यानी आकर्षक भूमि का दृश्य बताया जाता था। पहाड़ियाँ, झीलें, नदियाँ और जंगल। दुकानों और सड़क पर लगी अस्थायी दुकानें पर आपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी। इन तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के आखिरी में मुखर रूप से सामने आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आदमी कुर्सी पर बैठा है, तो यहाँ पर लिखा है चित्र 15। कुर्सी पर बैठा एक बापू, कालीघाट पेंटिंग है ये। इस तरह की पेंटिंग में आप कलाकार के इस भय को साफ देख सकते हैं कि बाबू लोग पश्चिम की नकल कर रहे हैं, यानी ये लोग क्या हैं? पश्चिम वाले जो लोग हैं उनकी नकल उतार रहे हैं और स्थानीय संस्कृति की सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ देंगे। यानी वहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेजों की नकल कर रहे थे और अपने भारत में जो भी स्थानीय रूप से हो रहा था उसको वो छोड़ते जा रहे थे। यहाँ बाबू को एक मस्खरे की तरह दिखाया है, जो ऊंची एड़ी वाले जूते पहने अजीब नोकेदार पायों वाली कुर्सी पर बैठा है। यानी इस कुर्सी के पाए भी कितने अजीब है, एक तरीके से उसका मजाक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर कुछ फुटेजेस दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह की लोकप्रिय तस्वीरें भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी की जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे, यानी जनता को जगाने के। इनमें से बहुत सारी तस्वीरें में आप भारत माता की देवी के रूप में देख सकते हैं। भारत माता को आप देवी के रूप में आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, जो राष्ट्रीय झंडा लिए हुए हैं। कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरण में चढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं। यानी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें काली माता शायद अंग्रेजों को मार रही है और इसमें आप देख रहे हैं कि भारत माता के आगे हमारे कई इंडियंस अपना सर झुका रहे हैं। इस चित्र में आप देखो, काली कलकत्ता आर्ट स्टूडियो द्वारा निर्मित चित्र। यह 1905 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई एक सिगरेट के एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है। मतलब सिगरेट का जो भारतीय ब्रांड था उसके द्वारा यह चित्र बनाया गया, उस पर छापा गया था, ठीक है। इसमें आप देवी द्वारा मार गिराए गए दानों में ब्रिटिश सिपाही के सिर को देख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऊपर वाले चित्र को भी देख लो, नल दमयंती की कहानी का एक दृश्य। इस चित्र की तुलना चित्र 15 के साथ कीजिए, दोनों में कितना फर्क है, आपको कौन सा चित्र ज़्यादा यथार्थपरक लगता है? यथार्थपरक यानी जो बिल्कुल रियल दिखता है। तो चित्र 15 कहाँ है? इधर पीछे की तरफ है चित्र 15। ये तो इससे ज़्यादा रिलेटिव, ये मतलब ज़्यादा ये रिलेट कर रहा है, तो देखो ये वाला, ठीक है। अब आगे दिया है कैमरे की आंख से भारत, यानी कैमरे के नज़र से अपना भारत कैसे दिखता है। चलो देखिए, भारत के बारे में यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई बहुत सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। यानी यूरोपीय चित्रकारों ने अपनी मतलब खुद का बखान किया, अंग्रेजों को अच्छा दिखाया, पर भारत अपना कैमरे की नज़र से कैसा दिखता था। उन्होंने भारत की नाना प्रकार की तस्वीरें बनाई थी। कुछ इसी तरह के चित्र कई छाया चित्रकार ने भी अपने कैमरे में कैद किए, यानी ये रियल फुटेजेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप से कई छाया चित्रकार भी भारत आने लगे। यानी यूरोप से क्या होने लगा, भारत में आने लगे जो चित्र खींचते थे, फोटो लेते थे। उन्होंने तस्वीरें खींची, स्टूडियो खोले और छाया चित्रकारी की कला को बढ़ावा देने के लिए छाया चित्रकारी से जुड़ी समितियों का गठन किया। इसमें से कुछ रूप चित्रकार थे जो अंग्रेज अफसरों की तस्वीर खींचने लगे। इन तस्वीरों में अंग्रेज अफसरों को रोबीलो और ताकतवर अंदाज में दिखाया जाता था। कई छाया चित्रकारों ने टूटी फूटी इमारतों और मनोहारी भूदृश्यों की खोज में
देश भर की यात्राएं की। ठीक उसी तरह से उन छायाचित्रों ने जिनकी चर्चा हमने की है। कई छात्रकार ऐसे थे जो ब्रिटिश सैनिक विजय के दृश्यों को कैमरों में कैद करते थे, जिसमें मतलब अंग्रेज जीतते थे। ठीक है, इनके अलावा कई ऐसे छायाचित्रकार भी थे जो भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्ज कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विलियम हॉडसन के नेतृत्व में, जो हाडसन है उनके नेतृत्व में घुड़सवार रेजिमेंट, जिसने 1857 के विद्रोह को कुचलने में एक अहम भूमिका निभाई। अगर गौर से देखोगे तो इसमें अंग्रेज अफसर बीच में प्रभुत्वशाली मुद्रा में खड़े हैं, जबकि उसके सिपाही उसके इर्द गिर्द खड़े। ये बंबई में एक राष्ट्रवादी जुलूस का चित्र है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सती चौरा घाट, जो चित्र सैमुअल बुर्ने द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आप नेक्स्ट चित्र को नई इमारतें और नई शैलियों के रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके के चित्र खींचे गए थे। ठीक है, अब आगे दिया है राष्ट्रीय कला की चाह। 19वीं सदी के आखिरी में कला और राष्ट्रवाद के बीच और गहरा संबंध स्थापित हो गया। किसके? कला और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो कला के माध्यम से हमारे देश के प्रति प्रेम को किस तरीके से दर्शाया जा रहा था, ये इसका गहरा संबंध और स्थापित हो गया, यानी और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये हमारे सामने आने लग गया। अब बहुत सारे चित्रकार ऐसी शैली विकसित करने लगे जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता था, यहाँ पर दिया है राजा रवि वर्मा की कला। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। देखो, राजा रवि वर्मा, इनका नाम अगर आए तो ये क्या है, एक चित्रकार थे। कहाँ के? अपने भारत के। रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार में से थे और उन्हें राजा कहकर ही संबोधित किया जाता था, यानी उनको किस तरीके से बुलाया जाता था, राजा करके। उन्होंने तेल चित्रकारी और यथार्थपूर्वक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल कर ली थी। यूरोप से क्या क्या आया था, कौन सी चित्रकारी आई थी? तेल चित्रकारी आई थी। और यथार्थपूर्वक मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही चित्र बनाओ, इस तरीके की जो कला थी वो उन्होंने सीख ली थी। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को किरमिच पर उतारा, यानी मतलब जो पृष्ठ होता है उस पर उतारा। बम्बई प्रेसिडेंसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरीके से मंच पर देखा था उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये नाटकीय दृश्य बनाए थे। 1880 के दशक से रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राज्य राजवाड़ों और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। राजाओं ने अपने महल की दीवार रवि वर्मा के चित्रों से पार दी थी। मतलब इतने उनके चित्र लोकप्रिय हो गए थे कि जो राजा थे वो अपने दीवारों पर उनके चित्र लगाने लगे, उनके द्वारा बनाए गए। इस तरह के चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई, यानी एक संगठन बनाया और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया। यहाँ उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगी। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे। नीचे लिखा है राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथ को और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए, यानी ऐसी शैली तुम्हें चित्रों में बनानी चाहिए जो पश्चिम से नहीं आई हो और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए, यानी जो हमारे यहाँ लघु उद्योग चलते थे उस तरीके से, यानी लघु चित्रकार चलते थे उस तरीके से। इस तरह उन्होंने तेल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन परंपराओं को अपनाया। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे। यानी पश्चिम से जो दो चित्रकला आई थी, एक तो तेल चित्रकारी और एक यथार्थपरक शैली, इन दोनों का बहिष्कार करने का उन्होंने डिस्कस किया। यहाँ पर आप ये चित्र देख सकते हैं, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। अब आगे दिया है कालिदास की कविता मेघदूत का निर्वासित यक्ष। अवनींद्रनाथ का ये चित्र था जो किसके? रविंद्रनाथ के क्या थे? भतीजे थे। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम तेल चित्रकला को और जो यथार्थपरक शैली है उसका बहिष्कार करेंगे और अजंता के गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेंगे। भित्ति चित्र जो गुफाओं या दीवारों पर बनाए जाते हैं, ठीक है, इससे हम प्रेरणा लेंगे क्योंकि ये हमारी स्थानीय चित्रकला है जो भारतीय लोग पहले से बनाते आ रहे थे। ठीक है, ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से प्रभावित थे। इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 25 को देखिए। अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत लघु चित्र का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र 26 में जापानी चित्रों की और 27 में अजंता की शैली का प्रभाव साफ दिखाई देता है। कहाँ की बात हो रही है, पहले 25 को देखो। इसमें उन्होंने मेरी माँ और किसके द्वारा बनाए गए चित्र, अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आपको 26 में भी ऐसा ही कुछ दिखेगा और 27 में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। फिर आगे पैराग्राफ में दिया है एक सच्ची भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए। यह तय करने की कोशिश इसके बाद भी चलती रही। 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई जो अवनींद्र टैगोर द्वारा स्थापित की गई कला शैली से अलग विचार रखती थी। इसमें से कुछ लोगों को यह कला शैली भावात्मक दिखाई देती थी, जबकि कुछ का मानना था कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। उनका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन ग्रंथों की तस्वीरें बनाने की बजाय असली जीवन देखना चाहिए और प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला एवं जनजातीय डिजाइनों में से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जैसे बहस चलती रही, कला के क्षेत्र में नए आंदोलन उठे और नई नई शैलियाँ जो कला शैलियाँ वो आती रही। यहाँ पर दिया है काकुजो तथा एशियाई कला आंदोलन, ये अन्यत्र में दिया है तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। 1904 में ओकाकुरा काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था पूर्व के आदर्श, द आइडल्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट यानी पूर्व और आदर्श यानी होता है आइडल्स। ये पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुई और पंक्ति क्या थी, एशिया एक है, मतलब एशिया पूरा एक है। ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिम द्वारा एशिया का अपमान किया गया, यानी जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा हमारे एशिया का क्या अपमान किया जा रहा है और एशियाई राष्ट्र को पश्चिमी प्रभुत्व का मिला, मतलब जो भी हमारा एशियाई राष्ट्र है उस पूरे को मिलकर पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करना चाहिए। फिर दिया है ओकाकुरा ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर जोर दिया जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। उन्होंने ये परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वह पहले जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए थी, दौरा किया और रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अवनींद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला। तो इसी के साथ आपकी अब एक्सरसाइज आती है चैप्टर की, जिसे आप कर सकते हैं। हमने चैप्टर को काफी अच्छे से कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो इसके हिसाब से आप पूरी एक्सरसाइज के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जिस कला शैली में चीजों को गौर से देखकर उसकी यथावत तस्वीर बनाई जाती है उस शैली को क्या कहा जाता है। तो देखो, यथार्थपरक। ठीक है, काफी बार मैंने सेम लाइन को रिपीट किया था। आगे की एक्सरसाइज भी ऐसी है। चैप्टर इसी के साथ में खत्म होता है 10। अब 11 चैप्टर आएगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन और संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट में जरूर बताना। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।